नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मंथन की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइकोलॉजी के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है पंपोनोजी, वॉटसन, विलियम वुंट और देकार्ते। ठीक है, पंपोनोजी ने क्या कहा था? पंपोनोजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था। क्या कहा था? मन का विज्ञान। उसके बाद वॉटसन ने क्या किया था? वॉटसन ने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की थी। क्या किया था? व्यवहारवाद की स्थापना की थी। और व्यवहारवादी क्या करते हैं? व्यवहारवादियों का मानना है कि बालक के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का। ठीक है। और वॉटसन ने तो यहाँ तक कहा था कि मुझे कुछ बच्चे दीजिए, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, चोर डकैत, क्योंकि बच्चे को जैसे वातावरण में रखेंगे बच्चा उसी तरीके का बनेगा। उसके बाद है विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्या किया था? 1897 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्या किया था? प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। और ये प्रयोगशाला इन्होंने कहाँ स्थापित की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है। इसी से क्या हुआ? मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला। कब के बाद? जब इन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित कर करके यहाँ क्या किया? अध्ययन करना स्टार्ट किया। उसके बाद है देकार्ते। देकार्ते ने क्या कहा था? देकार्ते ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। इसके साथ आत्मा का विज्ञान कहने वाले दूसरे मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते। इन्होंने 16वीं शताब्दी में क्या किया था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है वॉटसन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है। किसका है? बाल मनोविज्ञान का, समाज मनोविज्ञान का, सामान्य मनोविज्ञान का या फिर मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या करता है? बालक का जन्म से लेकर के कब तक? किशोरावस्था तक अध्ययन करता है। किशोरावस्था तक क्या करता है? अध्ययन करता है बाल विकास का। उसके बाद समाज मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? समाज से रिलेटेड अध्ययन। और सामान्य मनोविज्ञान, ये तो हमारे इन ऑप्शन से बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद है मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका व्यवहारिक रूप है? मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप, यानी कि मनोविज्ञान में जो प्रयोग हुए थे उसका किसमें मनोविज्ञान में जो प्रयोग हुए उनका शिक्षा में उपयोग। शिक्षा में उपयोग कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है मनोविज्ञान। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? क्या है? आत्मनिष्ठ विधि। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आत्मनिष्ठ विधि होती क्या है। आत्मनिष्ठ विधि में व्यक्ति क्या करता है? समय के बारे में वर्णन। ऐसी विधियां जिसके अंदर व्यक्ति समय का क्या करता है? वर्णन करता है, वो है आत्मनिष्ठ विधियां। अब गाथा वर्णन विधि, जीवन इतिहास विधि, मनोविश्लेषण विधि और समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, इसका प्रतिपादन किसने किया था? जैकब एल मेरेनो ने। जैकब एल मेरोने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? समाजमिति विधि का प्रतिपादन किया। समाजमिति विधि में हम क्या करते हैं? समाज के अंदर या फिर एक समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता का अध्ययन किया जाता है। लोकप्रियता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि समूह के अंदर व्यक्ति की क्या स्थिति है, इस किसी भी व्यक्ति को कोई कितना पसंद करता है और कितना नापसंद करता है, इसके लिए इन्होंने एक सोशियोग्राम, क्या सोशियोग्राम नाम से एक क्या बनाया था? वर्त भी बनाया था। जैसे कि ये एक समूह में बैठे हुए बच्चे हैं या व्यक्ति है, इसको क्या बोलते हैं? सोशियोग्राम। सोशियोग्राम। इसमें क्या, जैसे कि ये व्यक्ति है फर्स्ट, तो इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ किस तरीके का रिलेशन है, ये किसमें अध्ययन किया जाता है? समाजमिति विधि में। उसके बाद है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? हमें पता है कि ये किसने दी थी? फ्रायड ने, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने दी थी? फ्रायड ने। इसके साथ ही फ्रायड ने क्या किया था? मन का विश्लेषण करने के लिए 3 प्रकार की विधियां बताई थी। किसके लिए? मन का विश्लेषण करने के लिए 3 विधियां बताई। कौन कौन सी? स्वपन विश्लेषण, स्वपन विश्लेषण यानी कि व्यक्ति के सपनों का वर्णन सुन करके उसके बारे में पता लगाना कि उसके अचेतन मन में क्या चल रहा है। हमें पता है कि मनोविश्लेषण में क्या किया जाता है? व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। और सेकंड इन्होंने विधि बताई थी शब्द साहचर्य। कौन सी? शब्द साहचर्य। शब्द साहचर्य विधि में क्या किया जाता है? बच्चे को कोई भी शब्द बोलने के लिए कहा जाता है और उससे रिलेटेड वो संबंध स्थापित करता है कि इनका क्या अर्थ निकलता है, क्योंकि बच्चा वही शब्द बोलेगा जो उसके अचेतन मन में क्या है? भरे हुए हैं। उसके बाद जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि किसने दी थी? टाइडमैन ने। किसने? टाइडमैन ने, ठीक है। जीवन इतिहास जिसको हम क्या कहते हैं? केस स्टडी कहते हैं। इसके अंदर एक व्यक्ति का जन्म से लेकर के वर्तमान जो अवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है। और अब है गाथा वर्णन विधि, ठीक है। गाथा वर्णन विधि क्या होती है? जब कोई व्यक्ति समय के बारे में क्या करता है? जब कोई व्यक्ति समय के साथ घटित घटनाओं का
वर्णन करता है तो वो होती है गाथा वर्णन विधि। तो इसमें से आत्मनिष्ठ विधि कौन सी हुई? गाथा वर्णन विधि। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक है। क्या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक हैं? ऑप्शन है जॉन डीवी, वॉटसन, मैकडूगल, ऑलपोर्ट। ठीक है, जॉन डीवी कौन थे? इन्होंने शिक्षा को, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा था। त्रिमुखी प्रक्रिया। अब इस त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं? शिक्षक, बालक और सामाजिक वातावरण, या फिर जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉटसन। वॉटसन के बारे में अभी पढ़ा था हमने कि वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था और इन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की थी। उसके बाद है मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या किया था? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्या बताए थे? 14 ही संवेग बताए थे। संवेग बताए, यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड क्या होता है? संवेग। 14 ही मूल प्रवृत्ति है और 14 ही क्या है? संवेग है। आल्पोर्ट ने क्या किया था? आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व का शीलगुण सिद्धांत दिया था। क्या किया था? व्यक्तित्व का शीलगुण सिद्धांत। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या है? मैकडूगल। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन 2020 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए हैं। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह समय के निरीक्षण द्वारा, जब वह समय के निरीक्षण द्वारा क्या है? प्राप्त किया गया हो। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह समय के निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया गया हो। यह कथन कौन सी विधि से संबंधित है? ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि, या फिर साक्षात्कार विधि। ठीक है, साक्षात्कार विधि क्या होता है? साक्षात्कार, साक्षात्कार में आमने सामने की प्रक्रिया होती है। क्या होता है? आमने सामने की प्रक्रिया। आमने सामने की प्रक्रिया। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? सामने वाले से सूचनाएं कलेक्ट करते हैं। साक्षात्कार के कितने प्रकार बताए गए हैं? साक्षात्कार के 2 प्रकार होते हैं। ये कौन सा मेथड है? इंटरव्यू। जैसे कि किसके आधार पर? फर्स्ट है उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, और सेकंड है संरचना के आधार पर। ठीक है,
तो उद्देश्य के आधार पर, यानी हम इंटरव्यू किस किस उद्देश्य से ले सकते हैं। नंबर 1 है नैदानिक साक्षात्कार, यानी कि किसी के व्यवहार के कारणों का पता लगाना हो कि ये इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, नैदानिक साक्षात्कार, यानी उसका डायग्नोज करते हैं, निदान करते हैं। उसके बाद है शोध, यानी किसी रिसर्च के लिए। फिर है चयन, हमारा परीक्षा में जब चयन होता है, बड़ी बड़ी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें भी इंटरव्यू होता है, तो वो वाला कौन सा इंटरव्यू है, चयन। उसके बाद है केंद्रित, यानी किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर ध्यान केंद्रित कर करके इंटरव्यू लेना, उसकी समस्याओं को सुनने के लिए। उसके बाद है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, संरचित, और सेकंड है असंरचित। संरचित में क्या होता है मित्रों, जो प्रश्न होते हैं वो पहले से डिसाइड होते हैं। क्या होते हैं, इंटरव्यू के जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सेकंड इसके अंदर क्या है कि हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं ये भी पहले से क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा ये क्या होता है, नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, नियंत्रित परिस्थिति में, कंट्रोल्ड सिचुएशन में। ठीक है, ये नहीं है कि जहां मर्जी खड़ा कर लिया उसको, जहां मिल गया वहीं क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरीके से नहीं। उसके बाद है असंरचित साक्षात्कार। असंरचित में क्या होता है, पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, इसमें कुछ संरचित, असंरचित यानी डिसाइडेड नहीं होता है, जैसे मर्जी सामने वाला उससे प्रश्न पूछ सकता है, कोई क्रम नहीं होता और कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती है कि यहीं बैठा करके या कंट्रोल्ड सिचुएशन में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या है, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, इसके कौन है, जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये वाली विधि किसमें ज्यादा यूज होती है, विज्ञान में। ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है ये ग्रीक भाषा के, ह्यूरिस्टिक विधि में ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है, ह्यूरिस्टिको, ह्यूरिस्को से बना है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है खोज करना। क्या है, खोज करना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह समय के निरीक्षण द्वारा, तो समय का निरीक्षण क्यों क्या होगा, जब कोई खुद क्या करेगा, खोज कर करके किसी ज्ञान का पता लगाएगा। चलिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है वर्णनात्मक विधि, सहसंबंध विधि, अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि। कौन सी होएगी फ्रेंड्स, ये जो अवलोकन विधि है इसका क्या अर्थ होता है, अवलोकन का, अवलोकन का अर्थ है ध्यान पूर्वक देखना। क्या अर्थ है अवलोकन का, ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है,
इसके अलावा अवलोकन विधि में क्या होता है? अवलोकन विधि के जनक कौन है? वॉटसन है। कौन है? वॉटसन। यानी किसी के व्यवहार को ध्यान पूर्वक देख करके उसका अध्ययन करना। उसके बाद हमारी विधि है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? प्रयोगात्मक विधि के जनक है विलियम वुंट। विलियम वुंट। ठीक है। विलियम वुंट ने क्या किया था? हमें पता है कि इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। और प्रयोगात्मक विधि को क्या है? मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाने का श्रेय। मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाने का श्रेय कौन सी विधि को है? प्रयोगात्मक विधि को है। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है? चरों के माध्यम से बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। चर कौन कौन से? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, और इसके अलावा कौन से चर है? नियंत्रित चर। ठीक है। स्वतंत्र चर कौन सा है? जो कि शिक्षक के हाथ में होता है। स्वतंत्र चर यानी कि जिसमें हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी जिसके ऊपर किसका कंट्रोल है? शिक्षक का, या फिर जो प्रयोग कर रहा है उसका। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये स्टडी करनी है कि पुरस्कार का यानी कि इनाम का सीखने के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है? आश्रित चर वो होता है जिसका क्या है? स्वतंत्र चर का जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो स्वतंत्र चर कौन सा हुआ? पुरस्कार, जो किसके हाथ में है? शिक्षक के हाथ में है, जो अपने हिसाब से इसको क्या कर सकता है? कम या ज्यादा कर सकता है। उसके बाद सीखना क्या हुआ? आश्रित चर, यानी कि सीखना किस पर आश्रित है? पुरस्कार पर। तो सीखना क्या है? आश्रित चर। और नियंत्रित चर वो होते हैं जिनका अध्ययन प्रयोगकर्ता या फिर एक टीचर नहीं करना चाहता है। जैसे कि जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, इस बात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके क्वेश्चन का हमारा आंसर है प्रयोगात्मक विधि। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कथन कारण, कथन क्या हुआ? पुरस्कार का सीखने के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। पुरस्कार का सीखने के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इससे बच्चे को बाह्य अभिप्रेरणा मिलती है। ठीक है। तो हमारा आंसर है प्रयोगात्मक विधि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर हमारा क्वेश्चन है, सूचना प्रसंस्करण सबल अधिक निकटतम है। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है? यानी कि सूचना संसाधन सिद्धांत पे मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत आधारित है? हमारे पास ऑप्शन है व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान,
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, व्यवहारवाद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। गेस्टाल्टवाद, क्या अर्थ होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण। ये मानते हैं कि व्यक्ति किसी भी चीज का प्रत्यक्षीकरण किस आधार पर करता है? संपूर्ण रूप में करता है, ना कि टुकड़ों में। किसमें प्रत्यक्षीकरण किस तरीके से करता है? संपूर्ण रूप से करता है, ना कि टुकड़ों में। इसके जो गेस्टाल्टवाद के से रिलेटेड जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन कौन से हैं? मैक्स वर्दाइमर, कोहलर जिन्होंने चिंपांजी पर अध्ययन किया था, और कोफका। ठीक है, ये गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किससे रिलेटेड है? एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, कौन से? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे, इन्होंने क्या किया था? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जाना जाता है इनको। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? संज्ञान से रिलेटेड स्टडीज, यानी संज्ञान क्या चीज है? संज्ञानात्मक योग्यताएं। संज्ञान क्या है? संज्ञानात्मक योग्यताएं। संज्ञानात्मक योग्यताएं कौन कौन सी होती है? हमारी जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं, जितनी भी क्या मानसिक योग्यताएं, जैसे कि चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, ये सारी क्या है? संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चा अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए क्या करता है? अपने ज्ञान का सृजन करता है। उसके बाद है सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाइगोत्स्की। ठीक है, इन्होंने कहा था कि बच्चे के विकास पर क्या होता है? समाज का प्रभाव भी पड़ता है। और हमारा क्वेश्चन है कि सूचना संस्करण पर आधारित है हमारा सिद्धांत कौन सा? गेस्टाल्ट, ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। सूचना प्रसंस्करण में क्या होता है? किसी भी चीज की इनपुट होती है, यानी कि कोई चीज हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, फिर क्या होता है? प्रोसेस। उसके बाद क्या होती है? आउटपुट। ठीक है, इसी तरीके से संज्ञानवादियों का मानना है कि बच्चा वातावरण से क्या करता है? कलेक्ट करता है एक्सपीरियंस को, फिर क्या करता है? उसके दिमाग के अंदर हलचल चलती है, प्रोसेस चलती है, और उसके बाद वो अपने ज्ञान का क्या करता है? सृजन करता है। ठीक है मित्रों, तो हमारा इसका आंसर है सूचना संसाधन पर आधारित है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। विद्यालय से पलायन करने वाले, विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन में, विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन में सबसे उपयुक्त विधि, यानी कि इस तरीके के बच्चे जो स्कूल से बीच में ही क्या कर जाते हैं? छोड़ देते हैं स्कूल को। उनका अध्ययन यानी उसका कारण जानना कि बच्चे आखिर स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? केस स्टडी, प्रश्नावली, सर्वे, या फिर प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का हमने अभी पढ़ा था, ये क्या है? कथन कारण पर आधारित है, ये तो नहीं है। सर्वेक्षण विधि में क्या है? सर्वे किया जाता है अलग अलग तरीके से और अलग अलग उद्देश्यों से, तो ये भी नहीं होगी। उसके बाद प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली दो प्रकार की होती है, खुली और बंद प्रश्नावली। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, खुली और बंद। इसके अलग अलग आधार पर, संरचना के आधार पर, उसको प्रश्नावली को प्रोसेस करने के आधार पर अलग अलग तरीके से प्रकार बताए गए हैं।
खुली प्रश्नावली कौन सी है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, यानी कि जिसमें बच्चे को अभिव्यक्ति की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और बंद प्रश्नावली कौन सी होती है जिसके उत्तर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जैसे कि हाँ या ना वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप जो ABCD वाले होते हैं वो कौन सी होती है, बंद प्रश्नावली। उसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, बच्चे का गर्भाधान, यानी अब जो जिस अवस्था में है, वर्तमान अवस्था, से गर्भाधान तक का संपूर्ण क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में था तो किस तरीके की परिस्थितियां रही, उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो वो किस तरीके के वातावरण से गुजरा, उसके परिवार का माहौल किस तरीके का रहा, उनकी आजीविका क्या है, उनके माँ बाप का क्या काम है, क्या पेशा है, क्या काम करते हैं वो, इन सारी बातों की स्टडी किसमें की जाती है, इसमें केस स्टडी में। तो हमें क्या पता करना है, विद्यालय से भागने वाले नहीं, विद्यालय को छोड़ने वाले जो बच्चे होते हैं उसका कारण हमें जानना है। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होएगी, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी विधि है। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। एक अध्यापक के लिए, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है, क्यों उसे अध्ययन करना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। समय के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए। सेकंड है बालकों की आवश्यकताओं के लिए। ए व ब दोनों या दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों ही क्या है, गलत है। फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर यह भी बताया जाता है कि एक अध्यापक को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और उसे किस तरीके से बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो बच्चे की समस्याओं का क्या कर सके, समाधान कर सके। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, समय के ज्ञान, यानी वो खुद के बारे में भी जान सके कि मुझे कौन से तरीके के टीचिंग मेथड यूज करने हैं, किस उम्र के बच्चे को किस हिसाब से पढ़ाना है, ये सारी बातें हमें कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है, सही है। दूसरा क्या है, बालकों की आवश्यकताओं के लिए, यानी कि कौन सी उम्र के बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, उस उम्र के बच्चे की क्या आवश्यकताएं हो सकती है, उसके हिसाब से क्या करना, पढ़ाना। तो दोनों ही आंसर क्या होंगे, यहाँ पर सही होंगे। तो हमारा आंसर है ए व ब दोनों। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है। क्या कह रहा है ये, कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, लड़ाकू और झगड़ालू होता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि समाज द्वारा उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। क्यों किया जाता है कंट्रोल, इस तरीके के ये जो गुण है ये क्या है, असामाजिक है, असामाजिक गुण है। अगर समाज उसे कंट्रोल नहीं करेगा तो व्यक्ति क्या होगा, समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। इसीलिए असामाजिक व्यक्ति को सामाजिक बनाने के लिए, सामाजिक बनाने के लिए क्या किया जाता है, समाज द्वारा उसके इन गुणों पर कंट्रोल किया जाता है। तो ये कथन किसका है, स्पेंसर का, रूसो का, जेबी वॉटसन का और
फ्रायड का। चलिए हम इस प्रश्न की क्या कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया फ्रायड तो मनोविश्लेषण से रिलेटेड है, ये नहीं है, वॉटसन नहीं है, बचे ये दो, स्पेंसर और रूसो। फ्रेंड्स, हम जब मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं, क्या मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्व वैज्ञानिक काल, क्या है? पूर्व वैज्ञानिक काल, जो कब तक था? 1878 तक, यानी कि जब तक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित नहीं हुई थी, उससे पहले के काल को क्या बोला जाता है? पूर्व मनोवैज्ञानिक काल। और दूसरा हमारा है वैज्ञानिक पीरियड, साइंटिफिक पीरियड, यानी कि वैज्ञानिक काल। ये कौन सा है? 1879 के बाद का जो भी टाइम है वो है वैज्ञानिक काल। तो इसके अंदर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हुए थे? ऐसे सभी मनोवैज्ञानिक आत्मा का विज्ञान कहने वाले और मन का विज्ञान कहने वाले किस में आएंगे? पूर्व वैज्ञानिक काल में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम पर्सनैलिटी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 400 बीसी में, कितनी में? 400 बीसी में हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था? व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्णन किया था। क्या किया था? हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के क्या किए थे? प्रकार बताए थे। ठीक है, तो ये वाला जो काल है 400 बीसी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? प्लेटो आएगा, अरस्तु, देकार्ते। ठीक है, और कौन कौन से? लोक। लोक ने क्या कहा था? इनका एक कथन है, काफी प्रसिद्ध है वो। इन्होंने टेबुला रासा, क्या? टेबुला रासा, टेबुला रासा शब्द प्रयोग किया था। किसके लिए किया था? व्यक्ति के दिमाग के लिए, मन के लिए। इनका कहना था कि बच्चे का जो मन होता है वो टेबुला रासा की तरह होता है, यानी कि एक कोरी स्लेट है। जैसे जैसे वो वातावरण के संपर्क में आता है, बड़ा होता जाता है, वहां से क्या करता है? एक्सपीरियंस कलेक्ट करता जाता है और सीखता जाता है, उसका विकास होता चला जाता है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है देकार्ते, देकार्ते का हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और इसके अंदर नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो है रूसो। ठीक है, रूसो क्या कहता है, इधर देख लेते हैं अपने। रूसो कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही अच्छे स्वभाव का होता है। क्या होता है? अच्छे स्वभाव का होता है। उसके बाद बचते हैं हमारे स्पेंसर। अच्छे स्वभाव के दिया तो ये वाला तो इसमें आएगा ही नहीं। स्पेंसर, ये कथन किसका है? स्पेंसर का है। स्पेंसर ने कहा था कि मनुष्य क्या करता है, ये एक तरीके से किस पर ज्यादा जोर देते थे? आर्थिक रूप से। किस पर? कि मनुष्य इतना लालची और लोभी होता है, उसके मन में हमेशा क्या रहता है? लालच रहता है। ठीक है, और लालच के कारण वो आक्रामकता भी दिखाता है, दूसरों को नुकसान भी पहुंचाता है। और इसके इस स्वभाव को कंट्रोल करता है कौन? समाज, और उसे क्या बनाता है? एक
सामाजिक प्राणी बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस और जिसकी हमने क्या की है, व्याख्या की है। ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं थे, आप देख सकते हो कि हमने प्रत्येक ऑप्शन की बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या की। कल हम नेक्स्ट यूनिट जो फर्स्ट ग्रेड की सेकंड यूनिट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ये वाली जो यूनिट है ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए ही नहीं, ये रीट में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।